राजस्थान को विभक्त किया और इन 4 भागों में से हमने सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय के बारे में, मरुस्थलीय जो भाग है उसके बारे में पढ़ा। और इसी मैप को अगर आपको याद है तो ये केवल और केवल यही एक मैप जो है वो आपको सारे के सारे भौतिक विभागों के बारे में जानकारी दे देता है। आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान के भौतिक विभागों के अंतर्गत सबसे पहले हमने पश्चिमी शुष्क मैदान को पढ़ा और शुष्क मैदान को भी हमने शुष्क जो रेतीला मैदान है उसको शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में डिवाइड करके उसके भी कुछ पोर्शन किए। तो शुष्क मैदान को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के सैंड ड्यून्स और सैंड ड्यून्स के प्रकार को देखा। फिर हम पहुंचे थे विभिन्न बेसिन जिसमें लूणी बेसिन का चित्र, नागौरी उच्च भूमि का चित्र, उसके बाद शेखावटी का प्रदेश कि शेखावटी कहाँ पर है। फिर उसके बाद हमने घग्गर के मैदान के बारे में बात की कि जो घग्गर नदी का जो हनुमानगढ़ गंगानगर का जो इलाका है वो किस प्रकार से बना और किस प्रकार से वहां पर विशेषताएं राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर हम कल पढ़ रहे थे अरावली और अरावली रीजन के अंतर्गत हमने अरावली को 3 भागों में डिवाइड किया। तो 3 भागों में डिवाइड करने पर सबसे पहले हमने अरावली का सबसे पहले दक्षिणी भाग या मध्यवर्ती और उत्तर पूर्वी भाग, तो इन 3 भागों में हमने जैसे कि हमने दक्षिण से उत्तर की तरफ देखे तो सबसे पहले दक्षिणी अरावली को देखा कि दक्षिणी अरावली की क्या विशेषताएं, कौन-कौन सी चोटियां हैं। उसके बाद प्रमुख दर्रों के बारे में बात की जो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की मध्य अरावली का जो प्रदेश है जिसके अंतर्गत आपका मुख्य रूप से अजमेर आता है। अजमेर के साथ-साथ यहाँ पर भीलवाड़ा के क्षेत्र भी इसमें थोड़े से शामिल किए जा सकते हैं। फिर जो उत्तरी पूर्वी अरावली का जो प्रदेश है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया और आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान की अगर बात करें तो राजस्थान का जो टोटल जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया का लगभग 23.3% यानी 23.3% जो भाग है वो इस पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर राज्य की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है, यानी 40% आपके थार के मरुस्थल के अंतर्गत निवास करती है जिसका जो क्षेत्र है वो 61% है। लेकिन यहाँ केवल जो इसका जो क्षेत्र है वो 23.3% है, फिर भी यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। ये जो क्षेत्र है ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है और इसके अंतर्गत अगर हम जिलों की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा के मैदानी प्रदेश इसमें शामिल किए जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो मैदानी प्रदेश है उसे 56 के मैदान के नाम से कहा जाता है। 2 तरीके हैं कि यहाँ पर 56 गांवों के समूह हैं और कुछ किंवदंतियों के अंतर्गत कहा जाता है कि यहाँ पर 56 नदी नालों के जो समूह है उसके आधार पर इसको 56 का मैदान कहा जाता है। 56 की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो 56 की जो पहाड़ियां हैं वह पहाड़ियां आपको मिलेगी सिवाना और नाकोड़ा के बीच बाड़मेर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रदेश पूरा का पूरा नदी बेसिन क्षेत्र है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई जो उपजाऊ जलोढ़ मृदा है उस जलोढ़ मृदा द्वारा इसका निर्माण किया गया। इस क्षेत्र का जो उत्तर पूर्वी भाग है वो गंगा यमुना नदी का जो मैदानी क्षेत्र है उससे मिला हुआ है। यानी इसको अगर हम रखें तो CWG जो वर्गीकरण है आपके कोपेन का उसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो नदियां हैं वो नदियों के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर चंबल, बनास, माही नदियां बहती हैं। वैसे अगर प्रमुख तौर पर देखें तो चंबल का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती में रहता है। फिर भी यहाँ पर मुख्य नदियों के अंतर्गत अगर देखें तो बाणगंगा मुख्य नदी है। बाणगंगा और उसकी जो सहायक नदियां है जैसे बाणगंगा की जो सहायक नदियां हैं जिसके अंतर्गत आपके सबसे पहले अगर उत्तर से देखें तो रूपारेल नदी आपको झुंझुनू सीकर में मिलेगी, फिर बाणगंगा आ जाएगी, गंभीरी आ जाएगी। बनास नदी के क्षेत्र में आपको मोरेल, मानसी, खारी, कोठारी, बेड़च नदियां देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से
जब हम माही नदी के अंतर्गत आएंगे तो सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियों का समूह आपको देखने को मिलेगा। बेसिन का चित्र है, जमीन के नीचे पानी मिलता है, इसलिए यहाँ पर कुएं अधिक पाए जाते हैं। लेकिन अगर भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में आपको तालाब ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी कठोरी भूमि देखने को मिलती है। 3 प्रदेश हैं इसके मुख्य, सबसे पहला है बनास और बाणगंगा का बेसिन, दूसरा है चंबल नदी का बेसिन और तीसरा है मध्य माही का बेसिन। यानी बनास और बाणगंगा जिस क्षेत्र में बहती है, ये आपके मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आपका जयपुर और सीकर सीकर से नीचे का क्षेत्र है, जयपुर दौसा का जो क्षेत्र है वो शामिल होगा। यहाँ की जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली का ये क्षेत्र है जहाँ पर बारिश अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मिलती है। नदियों का क्षेत्र है, बारिश भी अच्छी होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में आपको उद्योग धंधों का विकास भी मिलेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा यहाँ पर बेहतर मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन है, उद्योग धंधों का विकास है, कृषि की सुविधाएं बेहतर है, यानी यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाएगी। तो राजस्थान की जनसंख्या के जो अधिकतम जनसंख्या या अधिकतम जनसंख्या घनत्व के जो क्षेत्र हैं वो आपको इसी मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नदियां बहुत ज्यादा बहती हैं, तो यहाँ पर कुछ बीहड़ देखने को मिलेंगे जो आपको चंबल नदी के चित्र में देखने को मिलेगी। अगर मैदान की ढाल की बात करें तो ये जो नदी है इसका जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम में होने के कारण सॉरी पश्चिम से पूर्व होने के कारण बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत इसका पानी गिरता है। ठीक है, लेकिन जो दक्षिणी मैदान दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिणी मैदानी जो क्षेत्र है उसका ढाल थोड़ा सा पश्चिम की तरफ है। यानी बाकी सब नदियां आप देखेंगे तो सारी की सारी पूर्व की ओर जाती है, लेकिन जो माही नदी है वो पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। बाकी सारी की सारी नदियां आपके यानी बनास और चंबल, ये दोनों ही कह सकते हैं कि अपना पानी किस तरफ ले जाएगी, गंगा नदी की तरफ ले जाएगी या यमुना नदी की तरफ ले जाएगी। लेकिन जो माही नदी है वो अपना पानी ले जाएगी अरब सागर की तरफ या खंबात की जो खाड़ी है उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बनास, ये माही नदी का यहाँ पर गलत पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने बनास नदी की बात करते हैं। तो बनास नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उससे इस प्रकार का मैदान तैयार होता है। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। वह बनास का बेसिन क्षेत्र कहलाता है। बनास का ये जो मैदान है उसकी सहायक नदियां बाणगंगा, बेड़च, डैन, ये जो नदियां हैं ये मिलकर, यानी इसके अंदर बनास और बनास की सहायक नदियों के अंदर बहुत सारी नदियां जैसे खारी है, मोरेल, बेड़च, मैनाल, कोठारी, कालीसिंध, मौशी, ये जो है इन सारी नदियों की सहायक नदियां और बनास मुख्य नदी के कारण यहाँ पर इस एक बड़े मैदान का निर्माण हुआ है, जिसका जो ढाल है वो पूर्व की तरफ है। पूर्व की तरफ है अर्थात ये जो है ये ढाल जो है ये इस तरफ है, यानी इसका जो पानी है वो पूरा का पूरा किस तरफ जाएगा, आपके इस दिशा में जाएगा। इस दिशा के अंतर्गत, पूर्व दिशा के अंतर्गत इसका पानी जाएगा। लेकिन माही नदी का जो पानी है वो जाता है इस तरफ, क्योंकि इसका जो ढाल है वो इस तरफ। बाकी ये जितने भी नदियां जो लूनी वगैरह निकलती हैं इसका ढाल इस तरफ। तो यहाँ पर बीच में है आपकी महान विभाजक रेखा। तो अगर नदियों के प्रवाह के अंतर्गत देखें तो अरावली के नीचे अब ये नदी आपको मिलेगी माही, तो आपको इस प्रकार से इसका जो ढाल है वो आपके खंबात की खाड़ी की तरफ देखने को मिलता है। तो ये है आपका बनास का बेसिन। आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड में और वापस हम बनास को ही पढ़ेंगे। तो बनास नदी के बेसिन को अगर देखें तो राजस्थान का जो मैप है उस राजस्थान के मैप में हमने देखा कि ये जो बनास का जो बेसिन है वो किस प्रकार से चलता है। तो विभिन्न नदियों के बेसिन को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपने गग्गर का मैदान देखा। गग्गर के मैदान के बाद ये है आपके आउटसाइड बेसिन है, जिसके अंतर्गत आपके प्राचीन सरस्वती बहा करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान का पूरा क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर शेखाटी क्षेत्र, शेखाटी में आपके रूपनगढ़, मोरेल, साबी जो कह सकते हैं नदियां बहती है। साबी नदी का क्षेत्र यहाँ पर सीकर, रूपारेल, फिर इसके अंदर है बाणगंगा। तो ये बाणगंगा तथा
बनास, इन दोनों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा दूसरी जो है उसके अंतर्गत आपकी गंभीरी और पार्वती नदी है। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये आपकी चंबल नदी का रहेगा। तो चंबल नदी का जो क्षेत्र है यहाँ पर इस प्रकार से रहता है। तो ये जो क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये जो टुकड़ा है यहाँ पर बचा हुआ, तो ये जो क्षेत्र है ये विंध्यन कगार का माना जाता है और ये जो भाग है ये दक्षिण के पठार का हिस्सा माना जाता है। माही नदी का क्षेत्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस मैप की सहायता से आप समझ सकते हैं कि कौन सी नदियां और कौन-कौन सी नदियों का जो क्षेत्र है किस प्रकार से रहता है। तो राजस्थान के अगर मैप में अगर हम नदियों के प्रवाह क्षेत्र को देखें, तो अगर हम सबसे बड़े क्षेत्र की बात करें, तो आपको जो एरिया है, तो वो एरिया के हिसाब से इस मैप के आधार पर देखें, तो लूनी, बनास और चंबल और माही, लूनी, बनास, चंबल और माही राजस्थान की मुख्य नदियों के अंतर्गत इसे रखा जा सकता है, क्योंकि यही मुख्य नदियां राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है दूसरा चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन कहाँ से आती है? तो यमुना नदी तक इसका जो विस्तार है, तो यमुना के अंतर्गत कह सकते हैं कि बनास नदी है, तो बनास नदी भी यहाँ पर आपके रामेश्वर, सवाई माधोपुर में, चंबल में मिल जाती है। इसके अलावा सीप नदी, पार्वती नदी भी जो है, वो भी इसी प्रकार से इसी में के अंदर मिलती है। तो चंबल नदी जो मुख्य आपको ग्रीन कलर में जो दिख रही है, वो है आपकी चंबल नदी। अब चंबल नदी के अंतर्गत देखें तो चंबल के अंतर्गत देखे गए तो ये जो क्षेत्र है तो यहाँ पर बांध बने हुए हैं। सबसे पहला जो बांध है जैसे कि यहाँ पर गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है? यहाँ पर बना हुआ है, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर दूसरा बांध यहाँ पर बना हुआ है, वो कहलाता है आपका राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो रावतभाटा में है और इसी रावतभाटा में आपके परमाणु ऊर्जा का संयंत्र भी लगा हुआ। तीसरा जो बांध है वो है यहाँ पर जो बना हुआ है जवाहर सागर, जो चंबल कोटा में बना हुआ है और चौथा जो बांध है कोटा बैराज जो यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर चंबल नदी में राजस्थान के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध में से जो 3 बांध है वो तो किसमें है? राजस्थान में है और एक जो बांध है वो किसमें आता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसे गांधी सागर बांध के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो नदी है कोटा यानी आपके चित्तौड़गढ़, कोटा, कोटा से होते हुए बूंदी, करौली, धौलपुर होते हुए इस प्रकार से यमुना नदी में मुरादगंज के जो क्षेत्र है इटावा, वहाँ पर मिल जाती है, जिसे त्रिवेणी संगम का। अब त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? तो चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। रामेश्वरम यहाँ पर, एक देखिएगा, एक नदी यहाँ पर चंबल, राजसमंद से आने वाली बनास और ये है चंबल। ये तीनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो इसे रामेश्वरम कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से गागरोन का दुर्ग जो काली सिंध और आहू नदी के बीच में है। ठीक है। तो काली सिंध ये रही। ठीक है। काली सिंध नदी के किनारे पर ये काली सिंध जा रही है और ये है आहू और यहाँ पर बना हुआ झालावाड़ के अंतर्गत गागरोन का किला। गागरोन का किला यहाँ पर स्थापित है। तो राजस्थान का जीके जो है वो अथाह है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पश्चिम जो पूर्वी राजस्थान जो है उसका जो जल भंडार जो है जिसे कहा जाता है बिशलपुर का बांध। अगर बिशलपुर का बांध ना हो तो पूरे के पूरे जयपुर के अंतर्गत कह सकते हैं कि पानी की बहुत बड़ी कमी आ जाए। तो जो बिशलपुर का बांध है वो इसी बिशलपुर के बांध का जो हिस्सा है जो आप देखेंगे बिशलपुर कहाँ पर है? 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर यहाँ पर बना हुआ बनास नदी पर बिशलपुर का बांध। तो यहाँ पर आपको बिशलपुर का बांध देखने को मिलेगा यहाँ। इसी से आपके पूरे के पूरे जयपुर को पानी की सप्लाई होती है। तो ये पूरा का पूरा चंबल नदी का जो मैप है देखते हैं कि इसके अंतर्गत आपकी चंबल नदी का जो बेसिन का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जाता है। कोटा क्षेत्र का जो हाड़ौती क्षेत्र में सम्मिलित है, किंतु यहाँ पर चंबल नदी का मैदानी क्षेत्र में भी शामिल किया जाता है। यानी चंबल नदी का जो अधिकांश जो भाग है वो आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। इस प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर व चंबल के अंतर्गत आपको बीहड़ देखने को मिलेंगे। बीहड़ क्या होते हैं? ये आपके उत्खात भूमि या बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होती है आपको मैं बताऊंगा कि जब नदी जब कैसे अवनलिका अपर्दन इसे कहते हैं, बैड लैंड
टोपोग्राफी की बात करें कि वेटलैंड टोपोग्राफी क्या होती है। जब उबड़ खाबड़ का जो क्षेत्र होता है कि धरातल के अंतर्गत बहुत ज्यादा मात्रा में उबड़ खाबड़ या उबड़ खाबड़ घाटियां देखने को मिलती हैं, बीहड़ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो बीहड़ वाला जो क्षेत्र होता है, उस बीहड़ वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। आगे की स्लाइड में मैं आपके ऐड कर लेता हूँ। तो हम चंबल तक पहुंचे हैं। वेटलैंड को देखते हैं। वेटलैंड क्या होता है, देखिए कि ये होता है वेटलैंड। वेटलैंड में क्या होता है कि नालियों के अनुरूप इस प्रकार से नालियां बन जाती है। तो नालियां काफी गहराई में, यानी पहाड़ की पहाड़, यानी नदी जो है बीच में से बहती हुई उस धरातल को जगह जगह से काट लेती है। तो जगह जगह पर काटने से पानी की क्या पर वहां पर बन जाती है, नालियां बन जाती है। तो उस प्रकार की जो नालियां बनती हैं, उस नालियों को कहा जाता है अवनलिका या ग्लूविल या गुल्ली, GULLY, गुल्ली इरोजन। तो गुल्ली इरोजन या अवनलिका अपर्दन कहाँ पर देखने को मिलेगा, चंबल के बीहड़ों के अंतर्गत देखने को मिलेगा, सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और इस प्रकार की जो टोपोग्राफी बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसके उत्खात भूमि या बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है काफी कटा-फटा सा क्षेत्र है और इसके बीच में कह सकते हैं कि मध्य का जो क्षेत्र है काफी समतल देखने को मिलता है। बात करते हैं चंबल आपके जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है कहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि जो चंबल नदी है वो यहाँ से आप देखेंगे मध्य प्रदेश, और ये इस प्रकार से शाखाओं में, इस प्रकार से ये जितने भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो शाखा है, तो चंबल नदी इस प्रकार से कोटा से होती हुई इस प्रकार से विभिन्न जो शाखाओं के साथ साथ यहाँ पर बहती रहती है। तो यहाँ पर आती है पार्वती, यहाँ पर आ जाती है परवन, यहाँ पर आ जाती है काली सिंध, यहाँ पर परवन, यहाँ से आ जाती है पार्वती, यहाँ पर नगरी नाड़ी। तो ये कई नदियां मिलकर कह सकते हैं इसके अपवाह तंत्र को तय करती है। तो चंबल नदी का जो क्षेत्र है, उस चंबल नदी के क्षेत्र को यहाँ पर इसी मैप में आप देख सकते हैं कि ये है चंबल नदी का बैध। तो यहाँ पर चंबल नदी इस प्रकार से कोटा, ठीक है, तो कोटा में यहाँ पर बांध बने हुए हैं। ये है आपका क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से यहाँ से ये प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिस बांध का नाम है, जो MP में है, जो है गांधी सागर। गांधी सागर के बाद राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बाराज, ये 3 जो बांध है ये तो बने हुए किसमें, आपके राजस्थान के अंतर्गत। लेकिन जो गांधी सागर जो बांध है वो किसमें बना हुआ है, MP में बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये बहती हुई आगे से यमुना में मिल जाती है। यहाँ पर जो राजस्थान का जो झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसमें जैसे यहाँ पर आ जाती है परवन, यहाँ से आपकी आ जाती है पार्वती। तो इस प्रकार से कई नदियां इसके अंतर्गत मिलती रहती हैं। तो इस प्रकार से चंबल नदी का ये जो क्षेत्र है, और चंबल नदी के जो क्षेत्र में विभिन्न जो जिले पाए जाते हैं उनको कहा जाता है चंबल नदी का बेसिन। बढ़ते हैं आगे। वेटलैंड हो गया, फिर बचता है आपका मध्य माही का बेसिन। तो माही नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। अब कर्क रेखा को हमें पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में से यहाँ से गुजरती है, ठीक है, आपके कर्क रेखा। तो माही नदी जो है इस प्रकार से एक बार तो राजस्थान में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा बेणेश्वर धाम जो बना हुआ है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। फिर इस प्रकार से घूम कर ये वापिस यहाँ से निकल जाती है। तो इस नदी ने कर्क रेखा को कितनी बार काटा, 2 बार काटा। एक बार यहाँ पर काटा और एक बार यहाँ पर काटा। तो 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली जो रेखा है वो है आपकी माही नदी, जो राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में इसे 2 भागों में डिवाइड करती है। तो माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो क्षेत्र बनाया गया है, तो उसे हम कहते हैं माही नदी का बेसिन। ये जो नदी है, यानी ये जो बेसिन है माही का, उसका जो ढाल है वो दक्षिण में अधिक है और उत्तर की तरफ कम है। तो जो नदी है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई इस क्षेत्र का निर्माण करती है। यहाँ पर कई मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें चप्पल का मैदान, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो मैदान पाया जाता है
उसे हम छप्पन का मैदान, परवन नदी का परवन ही नाम है, और तो रीजनल नाम हो सकते हैं, हम बात करेंगे बाद में। तो हम छप्पन के मैदान की बात कर रहे हैं। तो छप्पन का जो मैदान है वो पाया जाता है आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में आपको मिलेगा छप्पन का मैदान। छप्पन नदी नालों का समूह भी कहा जाता है, छप्पन गांवों का समूह भी कहा जाता है, दोनों ही चीजें हैं। फिर हम करते हैं कांठल। कांठल क्षेत्र या कांठल का मैदान प्रतापगढ़ है, उस प्रतापगढ़ में जो मही नदी के आसपास का जो मैदान पाया जाता है उसे कांठल कहते हैं। इसी प्रकार से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो मैदान है उसे मेवल कहते हैं। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच एक कटाफटा भूभाग भी पाया जाता है जिसे वागड़ वागड़ के नाम से भी जानते हैं। आगे वाली स्लाइड्स के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिलता है। माही मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गुजरती है। कर्क रेखा का 2 बार ये काटती है। ये वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भाग को 56 गांवों के समूह को स्थित है, इसलिए इसे छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो छप्पन के मैदान के नाम से भी इसका उपमा इस क्षेत्र को दी जाती है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र है। वापस आप देखें, एक मिनट इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका गुजरात का क्षेत्र है, और गुजरात के क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये आपके माही नदी, यहाँ पर आपके बांध बना हुआ है, माही डैम। माही दाम बांध जो है माही बजाज सागर परियोजना कहा जाता है, उसके ठीक आगे आपके कडाना बांध और एक माही बांध बना हुआ है। तो राजस्थान का ये जो दक्षिणतम हिस्सा है जो ग्रीन कलर के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसका माही बेसिन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नदी यहाँ पर बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे हम बढ़ते हैं, मही नदी के मैदान की ही बात कर रहे हैं। ये है माही का बेसिन। तो माही के बेसिन की अगर हम बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बहती हुई इस प्रकार से खंबात की खाड़ी के अंतर्गत मिलती है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है जहां पर ये खंबात की खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी पे गिरने से पहले ये जो नदी है वो किस प्रकार से यहाँ से, तो ये मेहद सागर है एमपी में, वहां से निकलती है। मेहद सागर से फिर वो राजस्थान के अंतर्गत 2 भागों में ये काट कर वापस निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ से आती है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी राजस्थान में दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है, उत्तर की तरफ बहती हुई वापस ये दक्षिण की तरफ बहती हुई गुजरात में बहती हुई सीधी कहां पर, खंबात की खाड़ी के अंतर्गत गिर जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये आपकी मही नदी का बेसिन कहलाता है। मही नदी के बेसिन के अंतर्गत हमने बात की कि मही नदी का जो बेसिन है उसके जो मैदानी क्षेत्र है, तो ये याद रखिएगा, छप्पन का मैदान। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का बीच का जो चित्र है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का जो क्षेत्र है उसे मेवल कहा जाता है, और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे कांठल कहा जाता है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये थे आपके राजस्थान के विभिन्न भौतिक विभाग। वापिस इसी मैप को थोड़ा सा आप वापिस देखिएगा, माही नदी का बेसिन थोड़ा सा साफ। तो यहाँ पर माही नदी का जो बेसिन है उस बेसिन में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये है राजसमंद झील। ठीक है, यहाँ पर आपकी गोमती नदी है। ठीक है, यहाँ पर सोम नदी है, ये यहाँ पर आई और यहाँ पर मिल गई। ठीक है, यहाँ पर बन गया है आपका जखम बांध। यहाँ पर है माही बजाज सागर। राजस्थान की बाउंड्री देखें, राजस्थान की बाउंड्री है, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से इसको शो कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये नदी अंदर प्रवेश करेगी, यहाँ से ये घूमती हुई यहाँ पर चली जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से निकलती है आपके कर्क रेखा। देखिएगा यहाँ पर 23 डिग्री और
यहाँ पर 24 डिग्री, तो यहाँ से बीच में से होगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री वाली जो दक्षिणी अक्षांश वाली जो रेखा, सॉरी उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, वो यहाँ से पास होती है। तो इस प्रकार से ये मूव करती हुई इस प्रकार से चलती है। यहाँ पर अगर बांध की बात करें तो ये नदी पर जो बांध है वो बना हुआ देखिएगा। यहाँ पर ये राजस्थान की बाउंड्री निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर है आपके बांसवाड़ा का क्षेत्र, माही बटा सागर, और यहाँ पर गुजरात में जो यहाँ जो क्षेत्र है वो बना हुआ कडाना बांध, ठीक है। एकदम बाउंड्री पर एक कडाना कडाना बांध का जो बांध है यहाँ पर बना हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जिस प्रकार से माही नदी निकलती है उसका चार्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपके राजस्थान के फिजिकल डिविजन्स। वापस पुनः हमने इस प्रकार से घग्गर नदी, शेखावटी, बांगड़ प्लेन्स, अरावली, उसके बाद ईस्टर्न प्लेन और हाड़ौती रीजन्स के बारे में पढ़ा। तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी जो क्षेत्र है उसके बारे में लास्ट जिक्र कर लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी जो क्षेत्र है, तो राज्य का कुल 9.6% जो भाग है इसके अंदर शामिल किया जाता है। ये वाला क्षेत्र जिसे हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। हाड़ौती का ये जो क्षेत्र, इसको दो भागों में बांटेंगे। ये जो भाग है ये तो है आपका दक्कन का भाग, और ये है विंध्याचल का भाग, ठीक है। यहाँ पर 9.6% है, और राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ इसमें शामिल है। पठारी भाग है पूरा, चंबल नदी का क्षेत्र है। चंबल के अलावा उसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, परवन, निवाज, ये जो नदियां हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत बहती हैं, ठीक है। फिर इस भाग में वर्षा की बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काफी अच्छी बारिश होती है, नदी वाला क्षेत्र है। राजस्थान का झालावाड़ जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। अगर बात करें कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की अगर बात करें तो झालावाड़ है। और अति आर्द्र यानी ह्यूमिड कंडीशन वाला ये क्षेत्र है। काली मिट्टी की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है, क्योंकि आपके लावा निर्मित पठारी क्षेत्र से बना हुआ है। कपास, मूंगफली यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में होती है। इसको हम भौतिक लक्षणों के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से, एक तो हो गया विंध्यन कगार का क्षेत्र और एक हो गया हाड़ौती, ठीक है। तो जो विंध्यन कगार का जो क्षेत्र है, जिसमें धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को रखा जाता है, ये वाला क्षेत्र जो ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मैं बताऊं, ये यहाँ पर इस क्षेत्र में विंध्यन कगार का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर आपको सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर देखने को मिलेंगे, और लाल बलुआ पत्थर जो धौलपुर के जो पत्थर होते हैं, धौलपुर के पत्थर नाम सुने होंगे, तो धौलपुर के पत्थर यहाँ पर धौलपुर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर है हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आते हैं। ये जो क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर जैसे मैंने डी लिखा है वहां पर है, ठीक है। ये मालवा का जो पठार है उसका उत्तर पश्चिमी भाग है। इसके ठीक नीचे जो हाड़ौती जगह, यानी इसके नीचे आपका एमपी आ जाएगा। एमपी में आया हुआ है आपका मालवा का पठार, और मालवा का जो पठार है उसी का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो गिना जाता है हाड़ौती का पठार। यहाँ पर भी काली मिट्टी देखने को मिलेगी क्योंकि पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर भी फसलों के नाम पर देखें तो गन्ना, कपास, संतरा, अफीम, अंगूर क्षेत्र, अंगूर की फसलें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ विशेषता इस क्षेत्र की देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान को कितने भागों में बांटा। सबसे पहले हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत हमने सबसे पहले बालुका युक्त क्षेत्र 1, बालुका मुक्त क्षेत्र 2, ठीक है। ये तो हो गया पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र जो पूरा का पूरा हो गया 1, पश्चिमी रेतीला मैदान, ठीक है। फिर हम राजस्थान बांगड़ की बात करते हैं तो राजस्थान बांगड़ में दूसरा जो है आपका हो जाएगा घग्गर का मैदान। और राजस्थान बांगड़ जिसे अर्ध शुष्क क्षेत्र कहते हैं उसके अंदर शेखावटी को अलग पड़ेंगे, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि को अलग पड़ेंगे। लूणी और गोड नदी और गोडवाड़ जो जवाई, लूणी और जवाई नदी का बेसिन है वो क्षेत्र आपका अलग रहेगा। इसी प्रकार से अरावली का क्षेत्र, तो अरावली में आपका उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, फिर मध्य अरावली जो अजमेर की पहाड़ियों में है, या ब्यावर और संदड़ा का जो क्षेत्र है, और तीसरा जो क्षेत्र है जिसे आबू पर्वत और सिरोही आबू रोड का जो क्षेत्र है या उदयपुर का क्षेत्र है उसको हम
दक्षिणी अरावली के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट पूर्वी मैदानों के अंतर्गत आएंगे, तो मैदानों के अंतर्गत सबसे पहले नदियों के हिसाब से अगर बांटे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा बनास, ठीक है, फिर उसके बाद है चंबल नदी का चित्र, फिर है आपके माही नदी का चित्र। फिर जो हाड़ौती का पठार है, तो हाड़ौती के पठार को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये है आपका बेसिकली हाड़ौती का पठार, ये चित्र, ठीक है। तो ये दक्षिण के पठार का हिस्सा माना जाता है। जो मालवा का पठार है वो दक्कन प्लेट्यू जो है उसका हिस्सा है, और ऊपर का जो हिस्सा है जो विंध्याचल से जुड़ा हुआ है, जिसे विंध्यांकन कगार कहते हैं। कगार क्या होता है देखिएगा, जब दो चट्टानें इस प्रकार से टूटती हैं, ठीक है, एक अलग हो गई, ये हिस्सा यहाँ पर रह गया और ये हिस्सा अलग हो गया, यानी ये हिस्सा दोनों आपस में जुड़े हुए थे, बीच में हो गया गैप। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा सीधा खड़ा रह जाता है इस प्रकार से, उसे कहते हैं कगार या क्लिफ। तो क्लिफ वाला जो एरिया है वो हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये था पूरी स्लाइड्स, और राजस्थान के भौतिक विभाग इस प्रकार से कंप्लीट होता है। लास्ट के जो 3 मिनट्स हैं उसमें हम एक किताब को डिस्कस करते हैं। तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले भारत का विशाल मरुस्थल थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये इसका क्षेत्रफल है। जिले इसके अंतर्गत आपके 12 आपको जिले याद रखने हैं। ढाल की बात करते हैं तो महान मरुस्थल का क्षेत्र जो भारत पाकिस्तान सीमा के साथ लगा हुआ है। बाड़मेर जैसलमेर का जो चट्टानी क्षेत्र है। लघु मरुस्थल का क्षेत्र जिसे बीकानेर कच्छ खाड़ी से बीकानेर के बीच में। अर्ध शुष्क का क्षेत्र जिसे कहा जाता है लूणी बेसिन या शेखावटी क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। अकल वुड फॉसिल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। लूणी जवाई बेसिन, शेखावटी प्रदेश, घग्गर का मैदान और शुष्क और रेतीला प्रदेश जिसके बारे में बात की। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा इसके पश्चिम में स्थित है, ये इसकी बात करती। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरे जो जिले हैं इसके अंतर्गत आए जाते हैं। इसमें बरखान आपको देखने को मिलता है। बाप, फलोदी, चंदन, सुकरा क्षेत्र में चट्टानी जमाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ पोखरण, लूणकरण सर और जो पचपदरा जैसी जिले देखने को मिलेगी। लूणी जवाई बेसिन जिसमें हम रहते हैं, तो अनेक नदियां जैसे जवाई गुइया जो सोजत के पास बहती है, बांडी नदी जो पाली के साथ, मीठड़ी नदी, सूकड़ी नदी, ये सारी सदी अंशकालिक प्रभावित होती है, यानी बारिश के समय बहती है। तल पूरा पूरा रेतीला है। नदी नाले बारिश के साल में बारिश का जो समय होता है उसमें जीवित हो जाते हैं। शेखावटी का जो क्षेत्र है जिसके अंदर झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र शामिल किया जाता है। बालू का स्तूप से युक्त मैदान क्षेत्र है आपका झुंझुनू और सीकर और चूरू का क्षेत्र। मेढा और रूपनगढ़ यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ से निकलकर सांभर लेक में गिर जाती हैं। कांतली नदी जो है वो जिसके साथ आपके कांतली की जो सभ्यता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो राजगढ़ के पास जो चूरू में है वहां पर रेत में समा जाती है। बालू का स्तूप यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ जिले मिलती हैं, डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालचपर, पड़ियाड़ा, कुचामन, ये पूरे पूरे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। सांभर लेक आपको पता है। गग्गर नदी का जैसे मृत नदी या डेड रिवर कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रवाह तल है वो स्पष्ट है, किंतु इसमें वर्षा कालीन में पानी बिल्कुल नहीं बढ़ता है। न केवल पानी बहता है बल्कि बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है। तो गग्गर नदी जो है प्राचीन वैदिक कालीन जो सरस्वती नदी है उसी का हिस्सा इसे माना जाता है। इसका जो तल होता है इसको नाली कहा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है और पाकिस्तान तक ये फैला हुआ। अरावली की बात, तो अरावली को 3 भागों के हमने डिवाइड किया था। दक्षिणी अरावली, उसके बाद मध्य अरावली, फिर उसके बाद उत्तरी अरावली और उसकी विभिन्न पहाड़ियों के बारे में ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। फिर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान को हमने बांटा चंबल बेसिन, बनास बेसिन और छप्पन का मैदान जो माही नदी का बेसिन है। फिर दक्षिणी पूर्वी पठार की बातें की, तो दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत आपके ये 4 क्षेत्र आते हैं मुख्य रूप से। अर्धचंद्राकार क्षेत्र, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च क्षेत्र, झालावाड़ और डग गंगाधार की भूमि। ये जरूर थोड़ा सा देखिएगा, मैं नहीं बता पाया आपको। डग गंगाधार की उच्च भूमि स्क्रीनशॉट लीजिए, 450 मीटर ऊंचा है। छोटी छोटी कई पहाड़ियां यहाँ पर बिखरी हुई देखने को मिलती है। झालावाड़ के अंतर्गत काली मिट्टी का जो क्षेत्र है उसमें ये देखा जाता है। तो इस प्रकार से पूरा पूरा क्षेत्र है आपके राजस्थान का भौतिक विभाग इस प्रकार से कंप्लीट होता है।